हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ग्रेड 8 के बच्चों आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी इसके जो 2 पार्ट्स हैं मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारे आंसर्स हैं आपके, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पार्ट 3 है आपका, हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 उसके आप जितना भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो 2 वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, वहाँ से जाके चेक कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रुप द डिजीजेस शोन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब कम्युनिकेबल कौन सी होती है? जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल होती हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र नहीं होती किसी भी मीडियम से। ठीक है, तो अब सबसे पहला है आपका कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड एंड फ्लू जो होता है वो हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, क्योंकि ये अगर आपके सामने कोई इंसान छींक रहा है और उसने कुछ भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करी, अपना हाथ वगैरह नहीं रखा, तो आपको भी वो हो जाएगा। इसलिए जब भी कोल्ड एंड फ्लू हो तो ज़रूर अपने हैंकी रखो अपने पास। दूसरा है आपका टाइफाइड। टाइफाइड भी जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, क्योंकि उसके अंदर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है वो। थर्ड आपका आया नॉन कम्युनिकेबल, दैट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिजीज़ है, वो कम्युनिकेबल नहीं होता। एस्थमा भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। फिर चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हाईली इन्फेक्शियस होता है, इसीलिए जब भी किसी को चिकन पॉक्स होता है तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये भी कम्युनिकेबल है। और इसमें पेशेंट को क्या होता है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ऐसे ऐसे पानी वाले दाने, थोड़े ऐसे रैशेज हो जाते हैं पूरी बॉडी पे रेड कलर के, उसमें से वो इन्फेक्शियस होते हैं। अगर उसको आपने टच कर लिया तो आपकी बॉडी में भी इन्फेक्शियस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चिकन पॉक्स भी आपका क्या हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज़। अब आपको फ़र्क अच्छे से नज़र आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, diseases can be broadly grouped into communicable and non-communicable disease. From the options given below, identify the non-communicable disease. अब आपको इसमें से non-communicable जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो टाइफॉइड कैसा है, ये कम्युनिकेबल है। एस्थमा ये नॉन कम्युनिकेबल है। डायबिटीज़ ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। एंड मीजल्स ये कम्युनिकेबल है, ये भी चिकन पॉक्स की तरह ही होते हैं, हाईली इन्फेक्शियस। तो इसमें सेकेंड और थर्ड जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल। सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट वाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल कफिंग एंड स्नीजिंग। तो अब क्या हो रहा है, आपके स्कूल में कोई तो फ्लू आउटब्रेक हो गया है। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है, काफ़ी सारे बच्चों को कोल्ड एंड फ्लू कैच हो गया। ठीक है, वो स्नीज कर रहे हैं, कफ कर रहे हैं, छींक रहे हैं। कुछ बच्चे तो अपना घर में रह रहे हैं, एब्सेंट हैं, लेकिन कुछ अभी भी स्कूल में आ रहे हैं और उनको फिर कफ और कोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड स्कूल टेक टू प्रिवेंट द डिजीज़। तो स्कूल को अब क्या एक्शन लेना चाहिए जिससे कि बाकी बच्चों को इन्फेक्शन ना हो और जिनको हुआ है वो ठीक हो जाए। तो द स्कूल हैव टू आस्क 6 स्टूडेंट्स टू स्टे होम, डिसइंफेक्ट द सर्फेसेज एंड प्रमोट हैंड हाइजीन। स्कूल को क्या करना चाहिए, जो बच्चे बीमार हैं उन्हें कहना चाहिए कि आप छुट्टी लेकर घर बैठो। अब जो बच्चे सही हैं, अब जो स्कूल में हैं, क्योंकि अब जो बच्चे बीमार थे उन्होंने कहीं पे हाथ रखा होगा, कुछ चीज़ों को टच किया होगा, वहीं अपनी नोज़ को टच किया होगा, इस टाइप से तो इन्फेक्शन फैला होगा। तो वहाँ पे हमको डिसइंफेक्ट करना है। वहाँ आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट यूज़ करके उसको पूरे स्कूल को क्लीन कराइए, और उसके बाद बच्चों को बोलिए अपने हैंड्स वॉश करें प्रॉपरली, और फिर आप स्कूल आइए। सेकेंड क्या है, इफ़ योर क्लासमेट हु शेयर द बेंच विद यू स्टार्ट्स शोइंग सिम्टम ऑफ द फ्लू, हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड इन अ कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड और हर्टफुल। अगर आपको कोई क्लासमेट आपकी बगल में बैठा हुआ है, उसको फ्लू हो गया है, अब आप उसको क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये मुझे भी हो जाएगी, तो उसको हर्ट भी ना हो और रूड भी ना लगे, तो आप उसको क्या कहेंगे, पोलाइटली इन्फॉर्म द टीचर एंड एनकरेज द फ्रेंड टू सी अ डॉक्टर विदाउट बीइंग रूड। तो आप अपनी टीचर को भी इन्फॉर्म करो कि मैम उसको डिजीज़ हो रही है, इस तरीके से कोल्ड हो रहा है, मुझे भी ना हो जाए, तो और मैम को प्रॉपरली उसको बोलो, उसको को डॉक्टर के पास जाए और 1 आध दिन की छुट्टी लेकर रेस्ट करें। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन। तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी मास्क लगा सकते हैं, सामने वाले को भी बोलो डॉक्टर के पास जाए, दवाई ले, मास्क लगाए, और हो सके तो घर में बैठ के आराम करें। वियर अ मास्क, वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सिक पीपल। बार बार हैंड वॉश करो, जब भी कुछ खाने लगो आप अपने हैंड वॉश करो। अगर आप अपना हैंड अपने फेस पे भी लगा रहे हो तो उससे पहले भी उसको वॉश करो। मास्क ज़रूर लगाओ, और जो भी सिक आदमी है, बच्चा है, उसके आसपास मत जाओ।
ठीक है, इन्हीं वजहों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने कोविड-19 में किया था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रेवेलेंट। एक आपकी फैमिली ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ बहुत ज़्यादा मलेरिया फैला हुआ है। सो व्हाट प्रिकॉशंस शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप। अब आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ट्रिप जाने से पहले, ट्रिप के दौरान और ट्रिप के बाद में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली बात तो आपको जाना नहीं चाहिए वहाँ, अगर आपको पता चल गया तो। दूसरी बात, अगर जाना ज़रूरी है तो वहाँ पे आप वैक्सीन कराइए अपनी। गेट वैक्सीनेटेड, कैरी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मॉस्किटो रिपेलेंट एंड फर्स्ट एड किट, ईट ओनली हाइजीनिक फूड। आफ्टर द ट्रिप मॉनिटर फॉर द सिम्टम एंड कंसल्ट अ डॉक्टर इफ नीडेड। तो सबसे पहले तो जाने से पहले वैक्सीनेट करा लीजिए, अपने आपको वैक्सीन लगवा लीजिए ताकि आपको इन्फेक्शन हो ही ना। अपने साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रखिए हमेशा, पैकेज वाटर लीजिए, मॉस्किटो रिपेलेंट ज़रूर लेकर जाइए, जैसे ओडोमॉस वगैरह क्रीम आती हैं, आपकी गुड नाइट आती हैं, वो सब लेके जाइए। फर्स्ट एड किट लेके जाओ अपने साथ जिसके अंदर आप मेडिसिन रखेंगे। हाइजीनिक फूड खाओ और ट्रिप के बाद अपने सिम्टम्स देखो, अगर कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ना सेकेंड पार्ट इसका क्या है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स टू योर सिबलिंग। अपने भाई बहन को बताओ कि मॉस्किटो रिपेलेंट्स और नेट्स वगैरह क्यों यूज़फुल होती हैं। मॉस्किटो रिपेलेंट क्या होती हैं, जैसे आप क्रीम लगाते हैं ओडोमॉस, और आजकल तो स्प्रेज भी आते हैं, और दूसरे गुड नाइट, कछुआ छाप, ये सब होते हैं, सब मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं जो मॉस्किटो को दूर भगाते हैं। और नेट्स तो आपको मालूम ही है, नेट लगा देते हैं हम घर में और उसके अंदर सो जाते हैं। तो मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स दैट स्प्रेड डिजीजेज लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। तो मॉस्किटो से ये 3 डिजीजेज होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है। अगर मॉस्किटो में बाइट कर लेगा तो हमें ये डिजीजेज हो सकती हैं। थर्ड पार्ट है इसका, व्हाट कुड हैपन इफ ट्रैवलर इग्नोर हेल्थ एडवाइजरीज इन सच एरियाज, दे मे कैच एंड स्प्रेड डिजीज टू द अदर लैंडिंग टू आउटब्रेक्स। अगर इस तरह से मान लो ट्रैवलर्स हैं, अब आपका कोविड-19 में क्या हुआ था, चाइना से स्टार्ट हुआ था। चाइना से पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, क्योंकि वहाँ पे लोग जा रहे थे और उनको पता नहीं था उन्हें कोविड है, और वो आ रहे थे अपने अपने देशों में, वहाँ से उन्होंने जिन जिन लोगों से मिले वहाँ फैलाते चले, है ना। इस तरीके से पूरी दुनिया में ही आउटब्रेक, पैंडेमिक सिचुएशन आ गई। तो जब भी आप ऐसी किसी जगह जाएँ, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कोई आउटब्रेक तो नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी डिजीज़ वगैरह फैली तो नहीं हुई। तो आप उस हिसाब से प्रिकॉशन लेके जाइए ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो और दूसरों को भी ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5, योर अंकल हैज स्टार्टेड स्मोकिंग जस्ट टू फिट इन विद हिज फ्रेंड्स इवन दो इट इज़ वेल नोन दैट स्मोकिंग कैन सीरियसली हार्म हेल्थ एंड इवन कॉज डेथ। अब आपके कोई अंकल हैं, उनके दोस्त जो है वो सिगरेट पीते थे, तो उन्होंने भी उस चक्कर में सिगरेट पीनी शुरू कर दी। उनको मालूम है स्मोकिंग की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड। आप उन्हें क्या बोल सकते हो कि जिससे वो स्टॉप कर दे स्मोकिंग। तो आप बोलेंगे, अंकल आई केयर अबाउट योर हेल्थ, स्मोकिंग कैन सीरियसली हार्म यू, प्लीज़ ट्राई क्विटिंग, आई कैन हेल्प यू। तो आपकी छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर शायद वो अपनी स्मोकिंग छोड़ दें। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है, वॉट वुड यू डू इफ़ योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ सिगरेट एट अ पार्टी। अगर आपका कोई दोस्त आपको पार्टी में सिगरेट देता तो आप क्या करोगे। ले मत लेना उससे, क्योंकि एक बार लोगे तो फिर आप दूसरी बार भी लोगे और इस तरीके से धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पोलाइटली उसको बोलो, नहीं भाई मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। पोलाइटली रिफ्यूज़ एंड एक्सप्लेन द हेल्थ रिस्क, एनकरेज देम टू स्टॉप टू। और बोलो तू भी अगर बंद कर सकता है तो कर ले, मुझे तो मत ही दे, ठीक है। तेरी भी हेल्थ बिगड़ जाएगी, क्योंकि सिगरेट के अंदर क्या होता है बेटू, टबैको से कैंसर हो जाता है, माउथ का कैंसर हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, हाउ कैन स्कूल हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स। स्कूल कैसे अपने स्टूडेंट्स को ये बता सकता है कि इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है। तो स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करा सकते हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू हेल्थ एजुकेशन अबाउट द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, एल्कोहल एंड ड्रग। उन्हें बताइए कि स्मोकिंग के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, एल्कोहल वगैरह लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स एंड टॉक्स बाय डॉक्टर और काउंसलर्स टू गाइड द स्टूडेंट्स। वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाओ स्कूल में, काउंसलर्स को बुलाओ जो कि बच्चों को समझाएंगे कि इनको यूज़ नहीं करना है। एनकरेजिंग हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, योगा एंड हॉबीज़ दैट प्रमोट वेलबींग। स्पोर्ट्स और योगा वगैरह कराइए स्कूल में,
establishing support system where students can speak to the teachers or counselors if they feel pressured. अगर आपके फ्रेंड्स आपको प्रेशराइज कर रहे हैं या आपका मन कर रहा है करने का ये सब कुछ एक बार, तो अपने आप सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए स्कूल में जहाँ बच्चा फ्रीली बता सके और जहाँ उसको डर ना हो कि उसके मम्मी पापा को पता लग जाएगा या फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी. रनिंग एंटी टबैको एंड एंटी ड्रग कैंपेन्स रेगुलरली. तो एंटी टबैको और एंटी ड्रग्स कि भैया ना तो ड्रग्स लो और ना ही टबैको लो, ऐसी कैंपेन्स होती हैं उनको रेगुलरली करते रहना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6. सान्या क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता that antibiotics can cure any infection, so we don't need to worry about the diseases. What questions can Vinita ask her to help Sanya understand that her statement is incorrect? अब एंटीबायोटिक जो होते हैं, सबसे पहले तो सान्या की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होते हैं. बाकी दुनिया में बहुत इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ से होता है, वायरस से होता है, इनके लिए अलग ड्रग्स आती हैं. एंटीबायोटिक इन पे काम नहीं करते. ओके, so antibiotics work against only bacterial infection and not viral like cold or flu. और ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन कॉज रेजिस्टेंस. अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपको रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम करना बंद कर जाता है. ओके, मान लो आपने एक एंटीबायोटिक खाया, आपने डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको ये 500 mg की टैबलेट है, 2 टाइम्स खानी है. आपने कहा घर आके अरे 500 mg तो बहुत होता है, पता आपको कुछ नहीं उसके बारे में, लेकिन दिमाग लगाया 500 mg बहुत होता है तो मैं एक ही टैबलेट खा लेता हूँ. आपने एक टैबलेट खा ली, आपका थोड़ा सा इन्फेक्शन ठीक हुआ. अब आपने सोचा डॉक्टर ने तो बोला 5 दिन तक, बट मैं तो 2 ही दिन में ठीक हो गया, मैं इसको दवाई को नहीं लूँगा. तो ऐसे ऐसे करते करते आप हर बार ऐसे करने लग गए. तो जब काफ़ी टाइम बीत जाएगा ना, तो उसके बाद वो जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी में, उसको स्लोली वो एंटीबायोटिक की आदत पड़ जाएगी और वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा. अब अगर आप वो एंटीबायोटिक देंगे तो उसको असर ही नहीं करेगा आपकी बॉडी में, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फ्यूचर में. अगर आपको कोई लंबी डिजीज़ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई और वह आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वहाँ पे डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी में तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस डेवलप्ड है क्योंकि आपने मिसयूज़ किया एंटीबायोटिक का, तो उसकी वजह से आपको कोई दवाई असर नहीं करेगी और इससे डेथ भी हो सकती है. ठीक, तो एंटीबायोटिक के साथ खिलवाड़ नहीं करना. जितना डॉक्टर डोज बोले राइट अमाउंट में, जितने दिन के लिए बोले, यू हैव टू टेक इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. The following table contain information about the number of dengue cases reported in a hospital over a period of 1 year. तो 1 साल तक जितने भी डेंगू केसेस थे ना, इस टेबल में उन्होंने बताए हैं. ये सबसे ऊपर आपको सीरियल नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6. ये मंथ, उसके नीचे मंथ है, जनवरी फरवरी जून तक. फिर नंबर ऑफ डेंगू केसेस कितने हैं? पहले आपका जनवरी में कितने थे? 10, फरवरी में 12, मार्च में 15, अप्रैल में 18, मई में 22 एंड जून में 40. फिर इन्होंने आगे भी दिए हैं सेम, ठीक है ना, दोनों टेबल को इन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है. उसके बाद जुलाई से शुरू होता है दिसंबर तक, और उसके अंदर भी आपको केसेस दिए हैं. अब आपको क्या करना है? मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ द केसेस ऑन वाई एक्सिस एंड द मंथ ऑन द एक्स एक्सिस. तो आपको पता है बार ग्राफ में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई. ठीक, तो एक्स पे आप क्या बनाएंगे? मंथ, जनवरी फरवरी लिखेंगे, और उस पर बनाएंगे वाई एक्सिस पे आप बनाएंगे नंबर ऑफ द केसेस. Then analyze your findings and answer the following. In which 3 months were the dengue cases highest? कौन से 3 महीनों में डेंगू केसेस हाईएस्ट थे? तो यहाँ पे देखिए जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इनमें डेंगू केसेस कितने? 65, 65, 65. तो इन तीनों में ही डेंगू केसेस हाईएस्ट थे इन 3 मंथ्स में. तो पहले का आंसर क्या हो गया? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर द डेंगू केसेस वर हाईएस्ट एंड दे वर 65. सेकेंड क्वेश्चन, इन विच मंथ्स वर द केसेस लोएस्ट? अब सबसे कम केसेस कौन से महीनों में थे? तो यहाँ पे देखो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इसमें सबसे कम केसेस थे. जनवरी में थे 10, फरवरी में 12 एंड मार्च में आपके थे केवल 15 केसेस. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट नेचुरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स माइट कॉन्ट्रीब्यूट टू द पीक इन डेंगू केसेस? अब वो कहने कि एकदम पीक कैसे हुआ डेंगू केसेस में? तो ये इसलिए हो गया क्योंकि स्टेगनेंट वाटर हो गया आफ्टर मानसून्स. उस टाइम में मानसून्स के बाद का मौसम है वो, राइट? उस टाइम मानसून्स हो भी रहे होते थोड़े बहुत. तो उस केस में क्या होता है? पानी खड़ा रहता है, स्टेगनेंट वाटर होता है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से मॉस्किटो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं ऐसी वार्म कंडीशंस में. आपको पता है ना मॉस्किटो कैसे ब्रीड करते हैं? आपके घर में अगर पानी भी भरा हुआ है, बारिश का पानी कहीं भर जाता है, वहीं पे वो लोग साफ पानी में अंडे दे देते हैं और वहाँ पे खूब सारे मॉस्किटोस पैदा हो जाते हैं. तो इस वजह से वो पीक कर गए केसेस. ना फोर्थ पार्ट है, सजेस्ट फ्यू प्रिवेंटिव स्टेप्स
दैट कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैन टेक बिफोर द पीक सीजन टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू। तो अब गवर्नमेंट को पता है कि बारिशों के बाद अक्सर ऐसा होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें फ्यूमिगेशन करना चाहिए, मतलब जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं वो जगह जगह पे जाके फ्यूमिगेट कराएं। रिमूव द स्टेगनेंट वाटर, सबसे पहले जो स्टेगनेंट वाटर है उसे हटाएं। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, लोगों को अवेयर करें कि क्रीम्स लगाओ, ओडोमॉस लगाओ अपने घर में, कछुआ चाप वगैरह ये सब जलाओ। वियर फुल स्लीव्स एंड कंडक्ट फॉगिंग, फुल स्लीव्स पहनो, कपड़े फुल स्लीव्स पहनो। और फॉगिंग का मतलब वो हवा में, आपने देखा होगा ना वाइट कलर की कोई हवा में दवाई छिड़कते हैं, वो है ना, एक गाड़ी से ले आते हैं, उसके अंदर वो पीछे से पाइप सा निकला होता है और गाड़ी चलाते रहते हैं, पीछे से पूरी उसकी स्मोक निकलती रहती है एक तरीके से, जो कि दवाई होती है एक्चुअली में, जो सारे मच्छरों को हवा में ही मार देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ अ स्कूल हेल्थ कैंपेन, व्हाट की मैसेजेस वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आपको इंचार्ज बनाया है स्कूल के हेल्थ कैंपेन का, तो वो कह रहे हैं कि आप क्या उनको स्पीच देंगी, क्या मैसेजेस प्रोवाइड करेंगी कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कम करने के लिए। So key messages to reduce the communicable and non-communicable disease: wash hands regularly, eat balanced meal, exercise daily, get vaccinated, avoid junk food, do not share personal items and cover the mouth while coughing and sneezing। तो इसमें कोई मुझे लगता नहीं एक्सप्लेन करने की चीज़ है, ईजी था ये। Now question number 9, it is recommended that we should not take an antibiotic for a viral infection like cold and cough or flu. Can you provide the possible reason for this recommendation? Yes, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है आपका कोल्ड फ्लू, ये वायरस की वजह से होता है, तो इसके लिए आपको एंटीवायरल या एंटी एलर्जिक ड्रग्स लगती हैं। एंटीबायोटिक्स इसमें कुछ काम नहीं करेंगे, आप खा भी लेंगे तो आपको कोई भी आराम नहीं मिलेगा। एंटीबायोटिक्स डजंट वर्क ऑन वायरसेस। Unnecessary use can make bacteria resistant, making future infections harder to treat। और अगर आप बिना बात के खाते रहेंगे तो वो बैक्टीरिया को फर्क तो पड़ेगा नहीं और रेजिस्टेंट और हो जाएगा। क्वेश्चन 10, विच डिजीज among the following may spread if drinking waters get contaminated by the excreta from an infected person। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने जो स्टूल्स पास किए हैं उसकी वजह से जो है पानी कंटेमिनेट हो गया, और उसकी वजह से कौन सी डिजीज आपको हो सकती है। तो आंसर क्या आपका, कॉलेरा एंड हेपेटाइटिस ए। तो ये दोनों जो होती हैं ये वाटर बोर्न डिजीज होती हैं, ठीक है, और दोनों ही कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से पास होती हैं, इसीलिए ये दोनों डिजीज हो जाती हैं आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, whenever body encounters a pathogen for the first time, the immune response is generally low, but on exposure to the same pathogen again, the immune response by the body is much more compared to the first exposure। Why it is so? ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको पूरा इम्यूनिटी का पढ़ा है कि कैसे होती है इम्यूनिटी डेवलप आपके अंदर। जब कोई पैथोजन आपको फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो आपकी जो बॉडी इम्यून सिस्टम है ना, उसको समझ में आता है ओह कोई तो फॉरेन बॉडी आ गई है, अब वो उसको अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उसको अटैक करता है, ठीक है, और उसको भगा देता है आपकी बॉडी से। अब सेकेंड टाइम क्या होता है, उसके पास ऑलरेडी वो मेमोरी है उसके अंदर कि ये वाला पैथोजन पहले आया था, उसके पास ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स हैं और एंटीबॉडीज़ हैं अंदर, उसके लिए वो फटाफट से उन एंटीबॉडीज से उसको अटैक कराता है एंटीजन को और उसको भगा देता है। तो सेकेंड टाइम इसलिए इम्यून सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। The immune system remembers the pathogen from the first exposure. Memory cell respond faster and stronger during the second exposure। तो second exposure में जो memory cells होते हैं वो faster respond करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में ही आंसर्स दिए हैं, अगर आप इसको इलाबोरेट करना चाहते तो कर सकते हैं बुक से देख कर भी। Now discover, design and debate। Students maintain a health diary for at least a month to track food, hygiene, exercise, sleep, screen time and emotional state। तो आप एक डायरी मेंटेन करो जिसके अंदर आप अपने सब चीज़ों के बारे में लिखोगे, आप क्या खाना खाते हो, हाइजीन मेंटेन करते हो, नहाते हो, एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपरली कितने घंटे सोते हो, स्क्रीन टाइम कितना यूज़ करते हो, और इमोशनल स्टेट क्या है, आपके घर वालों के साथ आपका रिश्ता कैसा है, इन सब की एक वो बनाओ आप चार्ट, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ हैं लाइफ में। Second question, read about the Indian scientists like Suniti Solomon, Asima Chatterjee, Dr. Yelapragada Subbarao, Dr. Mary Poonen Lucas for their contribution in the field of health and diseases। तो इन्होंने क्या contribution दिया है हेल्थ की फील्ड में।
सबसे पहले हम डॉक्टर सुनीति सोलोमन का पढ़ते हैं. शी वॉज फर्स्ट टू डिटेक्ट HIV इन इंडिया एंड वर्क टायरलेसली फॉर द एड्स अवेयरनेस. उन्होंने ही HIV वायरस को डिटेक्ट किया था. डॉक्टर आसिमा चटर्जी डेवलप्ड एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मलेरियल मेडिसिन यूजिंग प्लांट एक्सट्रैक्ट्स. मतलब एंटी एपिलेप्टिक, आपको पता ना फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं किसी किसी को, तो वो दौरों की दवाई जो है उन्होंने ही निकाली थी. और एंटी मलेरियल मतलब मलेरिया जिसको हो जाता है उसके लिए जो दवाई यूज़ की जाती है वो भी डॉक्टर आसिमा ने ही डेवलप की थी. फिर डॉक्टर येला प्रगड़ा सुब्बराव ने क्या किया था? ही कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट. इन्होंने एंटीबायोटिक्स और कैंसर वाली ड्रग्स को डेवलप किया था. अब आई डॉक्टर मैरी पूनन न्यूकोस. इन्होंने क्या किया था? शी वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल सर्जन एंड अ पायनियर इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. तो जो फर्स्ट फीमेल सर्जन अगर आपसे कोई पूछे तो वो कौन है? शी इज़ डॉक्टर मैरी पूनन न्यूकोस. और इन्होंने काफ़ी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत लीडिंग डॉक्टर रही हैं. तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा, तो सब लोग बेटा फर्स्ट वाले को याद रखते हैं, याद रखना. हाँ. Now next question. The deadly disease smallpox was eradicated by vaccination. Discover how this was done and why it worked. Debate whether everyone should be required to get vaccinated to protect others. तो आपको मालूम है पहले इंडिया में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा होता था और उसकी वजह से जो बच्चे थे वो मर जाते थे क्योंकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था. और वो इतना ज़्यादा फैलता था कि अगर एक को हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ना तो अवेयरनेस थी कि इसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, अगर किसी को हो गया तो बाकी लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, दूर रहना है, उससे कुछ नहीं मालूम था. तो ये एक डेडली डिजीज़ हो जाती थी. ठीक है. और उसकी वजह से काफ़ी लोग मरते थे. लेकिन अब क्या है, आपने देखा होगा बहुत कम लोगों को स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स वगैरह होता है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम वैक्सीन उसकी लगवा लेते हैं. Smallpox was eradicated through a global vaccination program led by the World Health Organization. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्राम बनाया था जिसकी वजह से सबको वैक्सीन मिलती है. अब आपने देखा ना, बच्चे पैदा होते ही उनको चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन सबकी वैक्सीनेशन लगती है. अब अगर चिकन पॉक्स होता भी है ना बच्चों को, बहुत माइल्ड होता है, तो वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है. Mass vaccination, early detection and isolating patients help break the chain of transmission. Vaccination works by training the body to fight the disease against the illnesses. तो अब वो बोल रहे हैं कि पूरी हमने वैक्सीनेशन लोगों को दे दी, बच्चों को, उसकी वजह से उनको डिजीज़ नहीं होती. अब डिबेट का पॉइंट क्या है? येस, एवरीवन शुड बी रिक्वायर्ड टू गेट वैक्सीनेटेड. सबको वैक्सीन करानी चाहिए. क्यों? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल. एक बंदे को तो प्रोटेक्ट करता ही है. इट बिल्ड्स हर्ड इम्यूनिटी, प्रोटेक्टिंग दोज हु कांट गेट वैक्सीनेटेड ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, एंड इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द आउटब्रेक एंड सेव लाइव्स. अगर एक को वैक्सीनेशन आपने कराया तो उसको डिजीज़ नहीं होगी, तो दूसरों को भी नहीं फैलेगी. जब उसी को नहीं हुई तो बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदा होता है. और कुछ लोग को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो वैक्सीनेशन नहीं ले सकते, तो उनको भी फ़ायदा हो जाता है. ठीक है. और इस तरीके से क्या होता है, पैंडेमिक जैसी सिचुएशन नहीं आती कि पूरी दुनिया में ही डिजीज़. अगर इस तरह से लोग बीमार रहेंगे तो बच्चों क्या ही डेवलपमेंट होगा कंट्री का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the current guidelines, learn the correct sequence of steps for performing cardiopulmonary resuscitation on an adult in case of sudden stoppage of breathing. School में invite a doctor or a professional to demonstrate mock drill. तो वो कह रहे हैं कि देखो कि CPR, आपने CPR सुना होगा ना, अगर किसी को एकदम से सांस आनी बंद हो जाती है या ऐसा लगता है कि वो फेंट हो गया या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो उसको CPR दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन. तो उसके लिए स्पेशल आप एक डॉक्टर को इनवाइट कीजिए जो आपको सही स्टेप्स बताएगा. ओके. सो सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं उसके CPR के एडल्ट्स के लिए? चेक रिस्पॉन्स, टैप द पर्सन एंड आस्क लाउडली आर यू ओके. उससे पहले पूछो कि वो है भी सही कंडीशन में. फिर कॉल फॉर द हेल्प, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज. देन ओपन एयरवे, टिल्ट द हेड बैक स्लाइटली एंड लिफ्ट द चिन. उसका ऐसे लेटा हुआ है ना, तो उसका हेड जो है वो थोड़ा सा टिल्ट कर लो उसी, और चिन को लिफ्ट कर लो, तो उससे उसका एयरवे जो है ओपन हो जाएंगे. चेक ब्रीदिंग, लुक फॉर द चेस्ट मूवमेंट एंड लिसन. अब वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं. जब आप चेस्ट के ऊपर अपना कान लगा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चेस्ट मूव कर रही है कि नहीं, ब्रीथ हो रहा है कि नहीं. उसके बाद आता है मेन पार्ट, चेस्ट कंप्रेशन. चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, उसको भी हैंड्स इस तरीके से होल्ड करने होते हैं, एक प्रॉपर तरीका होता है. फिर उस चेस्ट के ऊपर कंप्रेशंस करते हैं. पुश हार्ड एंड फास्ट, 100 to 120 कंप्रेशन देने होते हैं पर मिनट. ठीक ना. रेस्क्यू ब्रीथ ऑप्शनल, गिव 2 ब्रेथ फॉर एवरी 30 कंप्रेशन इफ ट्रेन. ये सब बेटा तभी करना कि जब तुम्हें ट्रेनिंग मिल जाए डॉक्टर से. खुद ही मत चढ़ जाना पेशेंट के ऊपर, मर जाएगा बेचारा.
Mock drill. A mock CPR drill can be organized in a school where students act out of these steps using mannequins under the guidance of trained health professional or teacher. अब वो कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल क्या होती है ना, एक झूठी मूठी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो आपको CPR आता है और आप उसे दे रहे हैं, उस टाइप से मॉक ड्रिल कहते हैं उसको. और मैनिक्विन्स मतलब आपने देखा होगा ना, ये जो कपड़ों की शॉप होती है उसके बाहर वो लगे रहते हैं स्टैचू से, जिसके ऊपर वो कपड़े पहनाते हैं, उसी टाइप के मैनिक्विन्स होते हैं. वो तो हार्ड होते हैं ना, लेकिन जो आपके मेडिकल वाले मैनिक्विन्स होते हैं थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जिससे कि आप कंप्रेस करो उसके चेस्ट को तो वो कंप्रेस भी हो जाए, उसे मैनिक्विन्स कहते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Invite a doctor to the school. Students may be encouraged to interact with the doctor on the issues of malnutrition, undernutrition and overnutrition. एक डॉक्टर को बुलाओ और स्टूडेंट्स को बोलो कि उनसे वो क्वेश्चंस पूछें न्यूट्रिशन पे, किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए, बैलेंस डाइट क्या होती है. सो मैल न्यूट्रिशन मीन्स पुअर न्यूट्रिशन. इसके अंदर आपका अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन दोनों आ जाते हैं. अब अंडर न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, इनफ न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहे, और ओवर न्यूट्रिशन का मतलब उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या फिर कैलोरीज मिल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा फैट होता जा रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें ज़्यादा ताकत होती है, वो बिल्कुल खाली होते हैं अंदर से, उनमें सिर्फ फैट भरा होता है क्योंकि वो जंक बहुत खाते हैं. ओके, so in this activity doctor can explain malnutrition means not getting the right amount of the nutrients. उसको right जो चाहिए वो नहीं मिल रहा. Undernutrition means getting too little food or nutrients causes weakness and stunt growth. मतलब उसको बहुत कम फूड मिल रहा है, जैसे गरीब बच्चे आपने देखे होंगे उनको कम खाना मिलता है और उसकी वजह से वो वीक हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक जाती है. ओवर न्यूट्रिशन मतलब टू मच ऑफ द फूड, स्पेशली जंक फूड, विच लीड्स टू ओबेसिटी एंड डिजीज लाइक डायबिटीज़. तो उनको ओबेसिटी हो जाती है, मोटे हो जाते हैं, उनको डायबिटीज़ शुगर हो जाती है, छोटे बच्चों को भी हो जाती है. This session can help students understand how to eat a balanced diet and maintain good health. Next question. If you are given an opportunity to create a health card, what all would you like to include in it? Create your own health card and have a discussion about it. आपने सुना होगा ना, देखा भी होगा. इनफैक्ट स्कूल्स में हेल्थ के चेकअप्स होते हैं, हेल्थ चेकअप हमारा तो हर ईयर होता था. उसमें हमारा एक हेल्थ कार्ड बनता था जिसके अंदर डॉक्टर आते थे अलग अलग, और वो हमारा वेट चेक करते थे, हाइट चेक करते थे, फिर हमारी आईज, टीथ, इन सब का एग्जामिनेशन होता था. ठीक है, आपके स्कूल में होता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. ओके, सो अगर अब आपको भी एक अपना हेल्थ कार्ड बनाना है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे. तो देखिए, ये आप अपना नाम लिखेंगे, पहले अपनी एज लिखेंगे, ये आपको सैम्पल बनाया मैंने. फिर आप ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है. हाइट लिखेंगे नाप कर अपनी, खुद से मत लिख लेना. फिर वैक्सीन स्टेटस लिखोगे, सारी वैक्सीन लगी हैं कि नहीं. मेडिकल हिस्ट्री लिखोगे, मतलब कोई आपको डिजीज़ तो नहीं है, कोई किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कोई आपकी सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई भी. फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अपने पापा मम्मी का फ़ोन नंबर दे दो, अपना वेट लिखो और वहाँ पे एलर्जीज लिखो. ठीक, इस टाइप से आप अपना हेल्थ कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव अ डिबेट ऑन आर देयर इल इफेक्ट्स ऑफ फास्ट फूड ऑन कंपेनियन एनिमल्स. क्या एनिमल्स पे भी आपके फास्ट फूड के इल इफेक्ट्स होते हैं, मतलब गलत प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ते हैं क्या, जैसे हम ह्यूमन बींग्स पे होते हैं. तो देखो, फास्ट फूड के डिबेट पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं वहाँ पे. यस, frequent fast food consumption leads to obesity, heart disease, diabetes and poor nutrition. तो आप जब फास्ट फूड खाते हैं तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, मोटे हो जाते हैं, और मोटापे से सारी डिजीज़ हो जाती हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर आपको शुगर हो जाती है. इट कंटेन एक्सेस सॉल्ट, शुगर, अनहेल्दी फैट एंड लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. जंक फूड में होता क्या, बेसिकली शुगर होती है आपकी, फैट होता है. ये दोनों ही बॉडी को नहीं चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, बट उसमें भर के यही होता है, न्यूट्रिएंट के नाम पे जीरो होता है. सो कंपेनियन एनिमल्स डिबेट पॉइंट्स क्या है. कंपेनियन एनिमल्स मतलब बच्चों जो अपने पेट्स रखे हैं अपने साथ कंपेनियनशिप के लिए, है ना, डॉग्स कैट्स रख लेते हैं ना, तब आप खुद भी अगर फैट फूड खाओगे, जंक फूड, उसको भी खिला रहे हो तो प्रॉब्लम तो होगी ना. अब कंपेनियन एनिमल के पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, जो एनिमल आपके साथ रह रहा है, कि वो स्ट्रेस रिड्यूस करता है, आपका एक्सरसाइज, इनकरेज एक्सरसाइज एंड ऑफर इमोशनल सपोर्ट, आपको इमोशनल सपोर्ट भी देता है. लेकिन नेगेटिव क्या हो जाते हैं, रिस्क ऑफ एलर्जी, इन्फेक्शन इफ नॉट वैक्सीनेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोड. अगर आपने अपने पेट को वैक्सीन वगैरह नहीं कराई हैं तो उसकी वजह से वो काटेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और एलर्जीज भी हो जाती हैं इनसे. तो कंक्लूजन क्या है, हेल्दी ईटिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप आर की टू एंजॉय बेनिफिट्स
एंड अवॉइडिंग हार्म। तो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे तभी जब आप अपने कंपेनियन एनिमल का ध्यान अच्छे से रखेंगे। पेट्स तभी लाओ जब आप ध्यान रख पाओ, खुद भी जंक नहीं खाओ, उसको भी नहीं खिलाओ। ओके, सो इसके साथ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म हो गए। चैप्टर 3 आपका फिनिश हो गया है। अब मैं आपको ना इन तीनों चैप्टर्स के नोट्स देने वाली हूँ। ठीक है, आप सब ने बहुत मुझे बोला मैम नोट्स दो, तो मैं नोट्स दूंगी, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दूंगी, शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज भी, क्योंकि आजकल एग्जाम में एमसीक्यूज भी आते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये 3 चैप्टर्स अच्छे से नोट्स करेंगे इसके, उसके बाद हम आगे का सिलेबस कंप्लीट करना शुरू करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को खुद भी देखो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, एंड टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।